हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी बोर्ड 2021-22 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे बोर्ड में किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं आप 2022 का पेपर है ये इंग्लिश। मैंने पिछले वर्ष परीक्षा दी है इसकी। अनुक्रमांक आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे हमारा रोल नंबर देखिए 12/36/1208 जो कुछ भी है आप अपना लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम आप अपना लिखिए। यहाँ पे एग्जामिनर साइन करेगा, मेरे में नहीं किया है। अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम, यहाँ पे एक कोड रहेगा। इस कोड को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा 817A की, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिए हैं। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा। और यहाँ पे मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क रहता है यानी कि पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। नोट यानी कि एक विशेष रूप से नोट लिखा है। फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीच द क्वेश्चंस पेपर, यानी कि फर्स्ट यानी कि पहले 15 मिनट जो मिलते हैं वो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। पेपर आप केयरफुली पढ़िए। इंस्ट्रक्शन सूचनाएं दी हैं इसमें। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ABCD, यानी कि पेपर जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। ABCD यहीं से पता चल गया। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, सभी विभाग यानी कि सभी सेक्शंस के क्वेश्चन कंपलसरी हैं। कंपलसरी मतलब जरूरी रहता है करना। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के आगे जो मार्क्स है वो इंडिकेट है। प्रश्न के आगे लिखा रहेगा कितने नंबर का है ये। रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी कि उत्तर देने से पहले आप प्रश्न को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक से आप उसे पढ़िए कि क्या पेपर में लिखा है। उसके बाद आप उस पेपर को लिखिए। फिर यहाँ पे हम टर्न ओवर सेक्शन ए देखिए। यहाँ पे रीडिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी कि पैसेज को आप पढ़िए। उसके बाद बिलो इट इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये पूरा पैसेज है और यहाँ तक पैसेज है, ये देखिए कैरेक्टर तक। फिर यहाँ के बाद 4 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ABCD। चारों क्वेश्चन यानी कि पहला दूसरा 3-3 नंबर का, उसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न है। यानी कि सेक्शन ए का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि टोटल आप जोड़ोगे तो इसका 10 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर का ये पेपर आपका बनता है। उसके बाद क्या है देखिए, सेक्शन बी राइटिंग शुरू होता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड ए पार्टी ऑन योर सक्सेस एट द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको एक पत्र लिखना है। पत्र किस पे लिखना है, यहाँ पे देखिए कहा रहा है फ्रेंड इनवाइटिंग, यानी कि मित्र को इनवाइट कीजिए, बुलाइए। अटेंड ए पार्टी ऑन योर सक्सेस एट द फाइनल एग्जामिनेशन, आप जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सक्सेस हुए, सफल हुए, तो आप अपने मित्र को पार्टी देने के लिए बुलाइएगा और उस पर एक पत्र लिखिए उस मित्र को। या फिर आर यानी कि हिंदी में अथवा कहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड, यानी कि शाम का जो खेल होता है उस स्कूल ग्राउंड के लिए अरेंज करने के लिए आप प्रधानाचार्य को एक क्या लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें मैं दोनों में से आपको एक करना है, या तो आप एप्लीकेशन कीजिए या तो आप लेटर कीजिए, मिलेंगे आपको 4 ही नंबर। फिर उसके बाद राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऐसे इसको भी आप कह सकते हो। सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, यानी कि कुछ नीचे हिंट्स दिए हैं, उसी में से आपको हिंट्स उठा उठा के लिखने हैं। 60 से 80 शब्द। पहले आप इसको ब्लैक पेन से लिखिए स्कूल डेकोरेशन, फिर आगे ऐसे इक्वल बनाइए, एरो बनाइए। उसके बाद उस स्कूल डेकोरेशन में कैसे मनाया जाता है ना, उस सारी चीज़ों को लिखना है। फिर फ्लैग हाइस्टिंग सेरेमनी, फिर कल्चर प्रोग्राम, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, यानी कि स्वीट्स वितरण, मिठाई वितरण के लिए भी आप लिखिए। यहाँ पे भी और लगा है, यहाँ पे भी और लगा, जैसे इन दोनों में एक करना था, इसमें और इसमें एक करना था, उसी तरीके से इसमें और यहाँ पे एक दिया है, आर्टिकल दिया है। या फिर आप इसको कीजिएगा या फिर आप इसको कीजिएगा। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे फिर हिंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको स्कूल लाइब्रेरी के लिए लिखना है आर्टिकल, वो आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश सेकंड शुरू हो जाता है, ग्रामर शुरू हो जाता है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस। 5 × 1 = 5, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, ए काइंड मैन ग्रीटेड देम, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, यानी कि आपको इसमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो इसमें काइंड जो है, ये काइंड यहाँ पे देखिए, काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ए यहाँ पे आपको मिल गया, उसके बाद बी आता है। ही इज़ ओरियड मैन, इसका वर्ब क्या होगा? तो इसका ओरियड मैन, इसका वर्ब होगा इज, इसका वर्ब इज होगा, है ना। उसके बाद द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, यानी कि गुड का नाउन फॉर्म क्या होगा? तो गुड का नाउन फॉर्म गुडनेस होगा, ठीक है, गुडनेस होगा। ही इज सफरिंग फीवर, तो यहाँ पे आप फ्रॉम लगाइए, फ्रॉम फीवर। एक देखिए एप्लीकेशन आप लिखेंगे, इससे क्लिप पे लिखते होंगे तो वहाँ पे एक लाइन आती होगी, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। तो ये वही फ्रॉम यहाँ पे आपको भर देना है। ही इज़ हेल्पफुल टू मी, चेंज इनटू फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस। ही इज़ हेल्पफुल मी, इसका आपको फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में परिवर्तन करना है। तो इसका फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ही विल बी हेल्पफुल टू मी, आप वैसे भी पहचान सकते हैं कि फ्यूचर में विल सेल का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ पे इसको आप टिक कर दीजिए। उसके बाद ई तक हो गया ना, 5 हो गया, आपको 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा शुरू होता है चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। सीधा मतलब उसके आगे ब्रैकेट में दिया है, क्या करना है आपको? ही सैड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो इसका आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट मैंने बना के रखा है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसका इनडायरेक्ट होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। आप इसको लिख लीजिएगा कहीं, या पेपर मतलब एक सवाल बना के लिख लीजिएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ताकि आपको याद रहे। फिर आपको पैसिव आता है बनाने के लिए, हु टीचर्स यू इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो बाई होम वाज इंग्लिश टाट टू यू, बाई होम वाज इंग्लिश टाट टू यू, ठीक है। इसका आपका पैसिव हो गया। 1 नंबर का आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, 1 नंबर का आपका एक्टिव पैसिव आएगा। फिर आता है पंचुकेट द फॉलोइंग यूजिंग लेटर्स व्हेरेवर नेसेसरी, यानी कि देखिए आप यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। रेखा सैड टू हर, रेखा किसी के नाम के आगे का जो पहला लेटर्स रहता है वो कैपिटल रहता है। यहाँ पे मैंने बना के रखा है, देखिए रेखा, रेखा का पहला अक्षर यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल हुआ, ठीक है। रेखा सैड टू हर फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमा लगाइए और डब्ल्यू को कैपिटल कर दीजिए। व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी, ठीक है। 1 नंबर आपका यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स कैट अपॉन द जम टेबल द, यानी कि इसको आपको रीऑर्डरिंग करना है, ये उल्टा सीधा लिखा है, इसको सही तरीके से लिखना है। तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, इसको आपको करना। फिर आपका एक आता है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड्स, JUSTICE मैंने पेंसिल से भर दिया था, जस्टिक होगा, आपको यहाँ पे भरना है JUSTICE। विद्या क्वेश्चन बैंक में बहुत रहता है, आप उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि आपको उससे एक अच्छी तैयारी हो। उसके साथ हम फिर अगले सबसे कंपलसरी चीज़, यह आपकी एक स्टोरी ज़रूर आएगी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है, ठीक है। यहाँ इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, कुछ करना नहीं है। आंसर नंबर आप 6 लिखिए, फिर आप ऐसे लिख दीजिए TRANSLATE ट्रांसलेट, एक एरो बनाइए, फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेट आप कर दीजिए। 5 नंबर का ये आता है। उसके बाद सेक्शन डी, हमारा सबसे लास्ट सेक्शन शुरू होता है, लिटरेचर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। पेपर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका एक पैसेज बना दिया गया है, उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, ए लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है। व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, है ना, लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता था? क्योंकि उसको पूरा पैसे नहीं मिलते थे। व्हाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, वह खिड़की पर क्यों जाता था? फिर से वो पत्र को भेजने जाता था कि मतलब उसका पैसा पूरा नहीं मिला है ना, तो खिड़की के पास जाके वो लेता था क्या, जिसमें लिखा जाता था अरे यार, बाई पोस्ट करने के लिए ना। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, केयरफुली पढ़िएगा, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 में से एक करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में करना है, कम से कम 60 शब्द में आप कीजिएगा, और ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो। 200 शब्द में लिख दो, होगा ही नहीं, 200 शब्द में लिखोगे क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स एज, यानी कि आंसर एनी 2, केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है आपको मेरे दोस्त। 1 2 3 है, 3 में से आपको 2 करना है। व्हाट आर द एनिमल्स you are likely to see in Kurch? How is a weaker importance for a party or
ए फीस्ट इन गोवा, व्हाट वाज वल्ली डिपेट्स डिज़ायर। 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्त, अगर आप सही से करोगे। फिर आता है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए में और लिस्ट बी में मिलाइए, ठीक है, विद देयर मीनिंग्स, उसके अर्थ से इसको मिलाइए। तो क्रेचर का आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले से मिला हुआ है, क्रेचर्स का एनिमल, डिस्ट्रॉय का डैमेज, विस्पर्ड सैड स्लोली, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि फिर वही जैसा पैसेज था ऐसे पोएम का एक पैसेज बन के आता है। ये पोएम दिया है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, है ना, पोएम है, आप अपने बुक में देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन दिए हैं नीचे, व्हाट डज द पोएट से अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व खत्म हो रहा है, इस पर कवि ने क्या कहा है, तो आप इसका आंसर देखिएगा और लिखिएगा। फिर पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन स्टैंजा। स्टैंजा मतलब इसका राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, कुछ नहीं करना है दोस्त, इसी में आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे फायर, फायर को आप ए मान लीजिए, इसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से ही आप इसका राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। इसका ए मान लीजिए, फायर से कुछ चेंज लग रहा है, आइस, इसका मैंने बी बना लिया था। फिर डिज़ायर डिज़ायर फायर, ये तीनों सेम लग रहा है ना, फायर डिज़ायर फायर, तीनों का उच्चारण एक ही आ रहा है, तो ए तीनों को मान ली, ये बी, तो इसका राइमिंग वर्ड्स बन गया ए बी ए। तो यहाँ को आप लिख लेना है कि द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा ए बी ए, फुल स्टॉप बन गया, आपका 2 नंबर मिल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक में से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना। सेंट्रल आइडिया क्या है, केंद्र विचार, या और लगा है यहाँ पे, क्या लगा, और लगा है आपको, और यानी कि अथवा, या तो आप इसको कीजिएगा या तो फिर नीचे क्वेश्चन और दे दिया गया है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द गिवन पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यानी कि एक कविता भी लिखनी है अगर आपको याद है तो, या तो आप कविता लिखिए या तो सेंट्रल आइडिया, इस दोनों में से एक को लिखिए। तो आप कविता लिखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर से आपको देख के नहीं लिखना है, कॉपी मत करना। एक पोएम यहाँ पे दिया है, 2 पोएम आप तैयार कीजिए, एक पोएम अगर यहाँ पे आएगा पक्का है तो एक यहाँ पे आप लिख दीजिए, सेंट्रल आइडिया को आप ना लिखिए। अगर आप सेंट्रल आइडिया आसान पढ़ रही है तो आप सेंट्रल आइडिया, मैंने पोएम लिखा है, मैं पोएम आपको दिखा रहा हूँ। दो पोएम मैंने लिख के लाई है, देखिए। ए टाइगर इन द जू का एक पोएम है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्विड इन हिज क्विड ट्रीज। एक पोएम ये तैयार कर लीजिए। और दूसरी पोएम है, 4 लाइन लिखना है, पोएम सेकंड मैंने लिख लिया, द बे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। पहले का है डस्ट ऑफ स्नो, पहला चैप्टर है, पहला पोएम है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। या आप इसको लिख दीजिए या आप इस पोएम को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा। देखिए 4 नंबर आपका कितना आसानी से आपको मिल जाएगा, 4 नंबर यहाँ पे। एक पोएम, आप 2 पोएम तैयार करके जाइए, एक पोएम पक्का है आएगा। उसके बाद आता है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी कि इसमें में से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है आंसर 2 ऑफ द, यानी कि 2 को केवल करने हैं। फिर आप यहाँ पे आता है आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों का एक, 1 ऑफ द, है ना, एक ही करना है। 2 लिखा है, गिव द कैरेक्टर स्केचिंग ऑफ मटिल्डा इन द स्टोरी ऑफ द नेकलेस। द नेकलेस कहानी में जो मटिल्डा का क्या लिखना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है ना, कथनांक सारांश होता है हिंदी में, उसको लिखना है, ये ठीक है, मटिल्डा का लिखना है। या तो आप इसको लिखिए, हाउ डिड ए बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट लाइफ, है ना, या तो आप इसको लिखिए। फिर आता है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेम्स हेरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, तो आपका ट्रू है तो ट्रू लगाइए। लेटर पार्ट ऑफ द मटिल्डा लाइफ बिकम्स सैड ड्यू टू डायमंड नेकलेस, ट्रू या फॉल्स, आप 2 का आएगा, 2 में से एक ट्रू है, एक ये फॉल्स है ना, शायद दोनों ट्रू है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर, 15 है, 16 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसी में से। देखिए 15 का यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 15 का ए है और यहीं पे 15 का बी है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, यानी कि टिक द करेक्ट है, एक प्लस एक 2 नंबर का, पहला दूसरा। रिचार्ड एब्राइट वाज एन एक्टर, ए सिंगर, एन इंजीनियर, ए साइंटिस्ट। हाँ जी हाँ, वह एक साइंटिस्ट था, ठीक है, रिचार्ड एब्राइट। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, भोली चैप्टर का है, आ गया, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल का तो 7 बच्चे थे, लेकिन कौन कौन था। 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स, 3 पुत्री और 4 बेटे, कि 3 बेटे
यानी कि 3 बेटे और 4 पुत्री। जी हाँ, यही है, 3 बेटियां थी उनकी, 3 बेटे थे और 4 पुत्री थी। ठीक है, सबसे छोटी भोली थी उसमें। भोली कहानी पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स और 5, तो अब यहीं पे आपको मिलेगा इसका आंसर, तो उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इसी के साथ तुम्हारा पेपर ये खत्म होता है। ठीक है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे से आप पेपर दीजिए, और जो आपको ना समझ में आए वो कमेंट में हमें बताइए, हम आपको बताएंगे क्या समस्या है उसमें, क्या मतलब उसका क्या हल होगा। ठीक है, धन्यवाद।